हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18th एंड 19th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे साइंस एंड टेक की न्यूज़ पर और उसके बाद हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे आपको मिलेगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, हिंदी एंड इंग्लिश में। ईजिली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे 18th ऑफ दिसंबर को हमने दो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं, उन इंपॉर्टेंट डेज पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला कौन सा है? वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट डे। वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 18th ऑफ दिसंबर 1992 को 18th ऑफ दिसंबर 1992 को आप देखेंगे तो एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था जहां पे एथिक कम्युनिटी या फिर जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी राइट की यहाँ पे बात की गई थी बाय द यूनाइटेड नेशन। इसलिए यहाँ पर 18th ऑफ दिसंबर को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, हमारी कंट्री में जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और कमीशन है उनके द्वारा 18 दिसंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। तो हमारे देश में भी और हमारे देश के बाहर भी कई सारे देशों में क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह वर्कर्स जो है वो माइग्रेट होके जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं। तो इनकी फैमिली और इनके राइट्स के लिए इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली हुआ क्या था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 18th ऑफ दिसंबर 1990 को इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था जहां पे माइग्रेंट वर्कर और उनकी फैमिली के राइट्स की बात की गई थी। इसलिए 18th ऑफ दिसंबर को हम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है? प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट डे हम 18th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे थे। अब इसके पहले हम कुछ और बातें करें करंट अफेयर्स की, आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर भी जनरल अवेयरनेस आता है तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट डिटेल में पीवाईक्यू के साथ अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स को भी लिया जा सकता है और इंडिविजुअल कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप पूजा 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से अगर परचम का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वहां से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। डन। आइए अब हम बात करते हैं कुछ साइंस टेक की न्यूज के ऊपर। पहली न्यूज और भारत का एक अचीवमेंट, यहां पर आप देख रहे हैं हमारी इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को जिसका नाम है आकाश। क्या नाम है? हमारे देश की एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। नाम है आकाश। और आकाश ने क्या किया? आकाश इस मिसाइल सिस्टम में साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय पे 4 एरियल टारगेट को हिट किया और ऐसा करने वाला पूरे वर्ल्ड में पहला ये सिस्टम, ये मिसाइल सिस्टम बन गया है जिसने साइमल्टेनियसली 4 एरियल टारगेट को हिट किया इन द रेंज ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बहुत अचीवमेंट की बात है। आकाश मिसाइल डिस्ट्रॉय 4 टारगेट साइमल्टेनियसली। हुआ क्या है, अभी एक एक्सरसाइज हुई है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? अस्त्र शक्ति। अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज अभी रिसेंटली 2023 में हुई है। कहां पर हुई है? श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन में। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि लंका लगा है तो श्रीलंका में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन है ये आपको हमारी ही कंट्री में, एपी मतलब आंध्र प्रदेश में मिलेगा, जहां पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया जिसमें भारत ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, मतलब अपने टेक्नोलॉजी को यहाँ पर टेस्ट किया, दिखाया, दुनिया को दिखाया। और उसमें ही एक टेक्नोलॉजी थी हमारी इस आकाश मिसाइल को, जिसमें ये फर्स्ट कंट्री बन गया है भारत जिसने 4 टारगेट को साइमल्टेनियसली हिट किया एट 25 किलोमीटर। किसकी मदद से? आकाश मिसाइल की मदद से, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसे हमने 2008 में इंडियन एयरफोर्स और 2015 में इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया था। इसकी रेंज आपको 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि इसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से, स्टेबल ऑब्जेक्ट से भी लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो मूवेबल जैसे कि वॉरशिप है, हेलीकॉप्टर या ट्रक है, उनकी मदद से भी आकाश मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। डिजाइन एंड डेवलप बाय द डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्या किया है? डिजाइन किया है, जबकि इसको प्रोड्यूस करने का काम बीडीएल ने किया है। व्हाट इज द बीडीएल? बीडीएल मतलब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अब यहाँ पर एक और घटना घटित हो गई। क्या घटित हो गई? ये जो एक्सरसाइज चल रही है ना, अस्त्र शक्ति 2023 एट एयरफोर्स स्टेशन श्रीलंका इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हमने अपने समर को भी टेस्ट फायर किया। अभी समर क्या है? तो समर है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ठीक है,
एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। जैसे कि इजराइल के पास आयरन डोम है, वैसे ही हमने बनाया है अपना खुद का प्यारा सा भारत का समर। तो समर भी क्या करता है, अगर 2 से लेकर 2.5 मैक तक की कोई मिसाइल हमारे इस रेंज में आती है, समर के रेंज में, तो उसको वो डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। जैसे कि आयरन डोम क्या करता है, पूरी सिटी को कवर करा है। अगर कोई डिफेंस मतलब कोई दूसरी कंट्री मिसाइल दागती है तो वो सिस्टम क्या है, एक्टिव हो जाता है और उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली यहाँ पे इसकी टेस्टिंग की है, समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन आंध्र प्रदेश। अब एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा व्हाट इज द समर, या समर का फुल फॉर्म क्या है। तो समर का फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। ये इसका मतलब है। इसको इंडियन एयरफोर्स की बेस रिपेयर डिपो 7 और 11 के द्वारा तैयार किया गया है। ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली हमने ओल्ड रशियन ओरिजिन एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम से इंस्पायर होके उसकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए इसे डिजाइन कर लिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। ठीक है, अगर हम लॉजिस्टिक को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई कोयला है या कोई सामान है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, तो उतनी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उस तरीके से एक कॉरिडोर भी तैयार होगा। तो ईस्टर्न फ्रिगेट कॉरिडोर या फ्रेट कॉरिडोर यहाँ पे लॉन्च किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये पहुंच गए हैं कहाँ पर, वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर। तो इस फ्रेट कॉरिडोर को, इसके एक पार्ट को बेसिकली जो कि 402 किलोमीटर का है, इसे लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहाँ पर? वाराणसी में, जो कि न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को न्यू भवपुर जंक्शन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, और लगभग 12 स्टेशन और 6 जंक्शन को ये कवर करने का काम करता है। इसके अलावा अब जब वाराणसी गए हुए हैं तो सेकेंड नंबर का जो काशी तमिल संगम है उसको भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है नमो घाट में बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्सप्रेस ट्रेन को भी लॉन्च किया गया है, काशी तमिल समागम एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि कन्याकुमारी से वाराणसी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ, कन्याकुमारी से वाराणसी को ये कनेक्ट करेगी। चलिए अब फाइनली बात करते हैं इस बिल्डिंग के बारे में। ये जो बिल्डिंग है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब है, जिसने यूएसए के जो आइकॉनिक बिल्डिंग या आइकॉनिक ऑफिस है पेंटागन, उसको पीछे छोड़ दिया है, और इसका नाम है सूरत डायमंड एक्सचेंज, और ये बिल्कुल तैयार है इनॉग्रेट होने के लिए। इसे गुजरात के सूरत के मतलब जो कि जेम कैपिटल ऑफ इंडिया है वहां पर इसे तैयार किया गया है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब है, जिसमें आपको 9 रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी जो कि एक स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। अगर इसकी बात करें तो ये जो सूरत डायमंड वर्ष या फिर आपका जो एक्सचेंज है, इसे प्लेटिनम रैंकिंग दी गई है। बेसिकली इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है ना, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ऐसी जो बिल्डिंग होती है जो कि इको फ्रेंडली होती हैं या एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है, उनको रैंकिंग करता है। तो प्लेटिनम रैंकिंग इस सूरत डायमंड एक्सचेंज को दिया गया है। इसमें रफ एंड पॉलिश डायमंड जो है उसकी ट्रेडिंग की जा सकती है, और 3400 करोड़ की लागत के साथ इसको 35 एकड़ की जमीन पर तैयार किया गया है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड हब भी है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 4500 इंटरकनेक्टेड ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे। अब न्यू दिल्ली बेस्ड एक आर्किटेक्ट फर्म है जिसका नाम है जेनेसिस, इसके द्वारा इसे तैयार किया गया है। चलिए अब बात करते हैं भारत के अपने खुद के पर्सनल एकदम एआई टूल के बारे में, जिसको तैयार किया है ओला के फाउंडर ने, जिनका नाम है भाविश अग्रवाल। ये है भाविश अग्रवाल, ओला के फाउंडर है, ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर है। उनके द्वारा एक एआई टूल भी भारत के लिए तैयार किया गया है जिसका नाम है कृत्रिम एआई। ठीक है, क्या नाम है इसका? कृत्रिम एआई। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक एआई डिज़ाइन मॉडल है। इसको 22 लैंग्वेज में अवेलेबल कराया गया है। ये क्या करता है, तो कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, चैट इंटरेक्शन है, जैसे कि आपके पास जो सेल्स वगैरह के कॉल आते हैं तो कॉल को इनिशिएट कर सकता है। अभी इसके कुछ पार्ट को ही लॉन्च किया है, फेब 2024 तक इसको पूरा लॉन्च कर दिया जाएगा, 22 भाषाओं में अवेलेबल है कृत्रिम। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च की गई है। पीयूष गोयल जी कौन है? मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को संभालते हैं। लॉजिस्टिक ईज इन वेरियस स्टेट रिपोर्ट 2023। ठीक है, बेसिकली आपका जो राज्य है उसमें लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जिससे आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सामानों को आसानी से निर्यात आयात कर सकें, भेज सकें।
ठीक है, तो 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के इन सारे डेटा को ऑब्जर्व करते हुए इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। और रिपोर्ट में ये भी बताया है कि 2047 तक भारत का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो $35 ट्रिलियन का पहुंच जाएगा। और अभी अगर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करते हैं हमारे देश में, तो इंक्रीज हुई है 7.8 से 8.9% के बीच में। पहला लॉजिस्टिक रिपोर्ट जो है वो 2018 में लॉन्च हुआ था। ये 5वें नंबर की आपको लॉजिस्टिक रिपोर्ट देखने को मिलेगी, जिसको हम लीड्स रिपोर्ट भी कहते हैं, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। बेसिकली 3 अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर राज्यों की रैंकिंग की जाती है उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। पहला है अचीवर कैटेगरी, जिसको हम स्टेट, मतलब अचीवर जो कैटेगरी है ऐसे सारे स्टेट या यूटी जिन्होंने 90% या उससे ज़्यादा के टारगेट को अचीव किया हो। ठीक है, नेक्स्ट है फास्ट मूवर कैटेगरी, ऐसे स्टेट जिनकी स्कोर 80 से 90% के बीच में होती है। और दूसरे होते हैं एस्पायर कैटेगरी, इनकी जो रैंकिंग होती है वो 80% या उससे कम की होती है। ठीक है, अगली जो स्लाइड है वो सबको नहीं पढ़नी। ये जो स्लाइड है एसएससी के वाले बच्चे या फिर जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने राज्य का नाम देखना है, जैसे कि मैं एमपी से हूँ तो मुझे क्या देखना है कि मध्य प्रदेश जो है वो फास्ट मूवर कैटेगरी में है। अगर आप तमिलनाडु से है तो आप देख लीजिएगा कि आपका स्टेट अचीवर कैटेगरी से है। तो आप अपने अपने स्टेट को बस देख लीजिएगा, बाकी पूरी रिपोर्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्रिकेट से एसोसिएटेड एक ट्रॉफी के बारे में, जिसका नाम है विजय हजारे ट्रॉफी। रिसेंटली इसका फाइनल मैच खेला गया था सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में। ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसको ऑर्गेनाइज कराने का काम बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। फाइनल मैच हरियाणा और राजस्थान के बीच में हुआ था और हरियाणा ने डिफीट किया है राजस्थान को, और हरियाणा ने अपनी फर्स्ट विजय हजारे ट्रॉफी को लिफ्ट करने का काम किया है। और हरियाणा की जो क्रिकेट टीम है उसके ही एक प्लेयर है जिनका नाम है सुमित कुमार, इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल दिया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी को पहले रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था और इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2002-2003 में हुई थी और 2007 में इसका नाम चेंज करके इंडियन क्रिकेटर के नाम पर विजय हजारे कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है? तमिलनाडु है। और 2022-23 का विनर कौन था? स्वराष्ट्र की टीम थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम अंडर 19 एशिया कप के बारे में। अंडर 19 एशिया कप यूएई में हुआ था। 8 से लेकर 17 दिसंबर के बीच में हुआ था। फाइनल मैच बांग्लादेश और यूएई के बीच में हुआ। तो अंडर 19 एशिया कप का टाइटल बांग्लादेश ने जीता है और ये बांग्लादेश का फर्स्ट अंडर 19 एशिया कप का टाइटल है। मैं आपको बता दूं कि सबसे सक्सेसफुल टीम जो है वो इंडिया की ही टीम है। अंडर 19 एशिया कप की शुरुआत 1989 में की गई थी और बांग्लादेश के अशिकुर रहमान जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पर्सन देखते हैं जो न्यूज़ में है। सबसे पहले बात करते हैं नहोम प्राइज़ के बारे में। ये जो प्राइज़ है ना वो एजुकेशन की फील्ड में दिया जाता है, स्पेशली कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो केमिस्ट्री की फील्ड में कंट्रीब्यूट करता है उन्हें अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअली रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के एक प्रेसिडेंट है जिनका नाम था सर रोनाल्ड नाहेम, उनके नाम पे इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी और हर साल दिया जाने वाला अवार्ड है। किसे दिया है? प्रोफेसर सविता लडागे को दिया है जो कि मुंबई की है। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। रिसेंटली यूके ने भी एक लिस्ट पब्लिश की है जिसमें टॉप 50 ऐसे एशियन सेलिब्रिटीज़ का नाम है जो कि वर्ल्ड फेमस है। टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ टॉप पर आए हैं। फर्स्ट नंबर पे शाहरुख खान है, सेकंड नंबर पे आलिया भट्ट है और थर्ड नंबर पे प्रियंका चोपड़ा है। इसके अलावा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा भी एक डेटा पब्लिश किया है कि आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भी अपना एक डेटा पब्लिश किया है जिसमें फूड एडल्ट्रेशन के बारे में बताया है, मतलब कितना मिलावट आपके राज्य में हो रहा है। तो टॉप पर आया है यहाँ पर हैदराबाद। टॉप पर क्या आया है आपका? यहाँ हैदराबाद आया है। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया गेम जो है वो जनवरी 2024 में होंगे। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहाँ? चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में होंगे 19 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में। पहली बार खेलो इंडिया गेम्स में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्कॉश को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द एफडीआई। तो एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें 2019 से लेकर 2023 के बीच में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है? तो फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र, सेकंड पे कर्नाटका, थर्ड पे गुजरात और फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले पर्सन जो है वो इजराइल के हैं, उनका नाम क्या है? रुबेन अजर। रुबेन अजर, इजरायली गवर्नमेंट ने इन्हें इंडिया में नया एम्बेसडर बनाया। तो भारत के नए राजदूत इजराइल की तरफ से कौन बन गए हैं? रुबेन अजर बन गए हैं। इसके अलावा एक और पर्सन यहाँ पे न्यूज़ में है जो कि है कुवैत के आमिर शेख नवाब अल अहमद अल साहब, और ही पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 86, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का राजकीय शोक भी रखा था।
डन। अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया गेम्स में कौन सा गेम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा स्कॉश, ऑप्शन सी। कहाँ पर हो रहे हैं खेलो इंडिया 2024? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में हो रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। विच कंट्री है डीपेस्ट लैब इन द वर्ल्ड? तो डीपेस्ट लैब कहाँ पर है? चाइना में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केमिस्ट्री के फील्ड में दिया जाने वाला नहोम प्राइज किसे दिया गया है? तो सविता लडागे को दिया गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं EKAMRA प्रोजेक्ट, एकमरा प्रोजेक्ट, ये न्यूज़ में है, आप बोलेंगे तो पढ़ाया नहीं, एक्चुअली अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे तो आप समझ जाओगे। लिंगराज एकमरा क्षेत्र एमिनिटी एंड मॉन्यूमेंट रिवाइवल एक्शन प्रोजेक्ट, जो कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर जो है इसके रेनोवेशन का काम है। कहाँ होगा? ऑब्वियस सी बात है, उड़ीसा में होगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे रिसेंटली कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं इंडिया के जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में रिसेंटली इंक्लूड किया गया है? 4 प्लेयर्स के नाम है, आपको सही आंसर हमें देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कि डीआरडीओ के अभी चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे हमें कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम करते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।